इज ईगो योर बिगेस्ट एनिमी? ये क्वेश्चन जो है हर एडवांस मेडिटेटर के दिमाग में आता है, और कई लोग जो है अपनी ईगो को अपना बिगेस्ट एनिमी मानते भी हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी में एक पॉइंट बाद जब आप अपना अटेंशन इनवर्ड डायरेक्ट कर लेते हो, एंड यू स्टार्टेड टू सॉर्ट आउट योर फीलिंग्स, एंड यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस, और फिर आप क्या करते हो, वो जो थॉट का जो फ्लो होता है उसको आप थ्रू योर अटेंशन उसको इम्पीड करने लग जाते हो, उसको खत्म करने लग जाते हो, देन द नेक्स्ट लेवल दैट कम्स इज द सेपरेशन ऑफ ईगो एंड आई। तो जो सेपरेशन होता है ईगो एंड आई का, दैट इज वाई मैं जो इस टॉपिक का जो वो रखूंगा, इसमें मैं लिखूं, इसमें स्पेसिफिकली इट इज फॉर एडवांस मेडिटेटर, क्योंकि जब तक आपका ईगो एंड आई सेपरेट नहीं हुआ है, जब आप ईगो और अपने ईगो को अलग नहीं देख पाते हो, तब तक आप ये बात नहीं समझ पाओगे। बट इफ यू हैव स्टार्टेड टू सी योर ईगो एज समथिंग सेपरेट फ्रॉम योर सेल्फ, देन दिस इज अ वीडियो फॉर यू। ठीक है। अब ऑब्वियस है जो उससे एडवांस होते हैं वो तो जो उससे ज्यादा एडवांस होते हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, या वो उनको पता है कि मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो यहाँ पर जो बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की, ये उन लोगों के लिए हु हैव सेपरेटेड ईगो एंड आई। मैं उनसे आगे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। I am talking about the people who are stuck where they have separated themselves from ego to a some extent, और कैन से कि उनको ये समझ में आ गया है कि हाँ मैं ईगो से अलग हूं, और ईगो भी कुछ है जिसकी फंक्शनिंग आप जो है अब कुछ हद तक समझ पा रहे हो कि कैसे वो ऑपरेट हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जनरली क्या होता है कि एक जो होता है एक इम्पीडेंस क्रिएट होती है, क्रिएट होती है, जो कि हमें लगता है कि ईगो क्रिएट कर रहा है, एंड एट दैट ड्यूरेशन ईगो बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी। और जब आप इस स्टेज में होते हो स्पिरिचुअलिटी के, तो जनरली आप जो भी आप पढ़ोगे या जो भी आप सुनोगे वो इसी के बारे में होगा कि ईगो को कैसे मैनेज करें, उसको कैसे इम्पीड करें, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब वो क्यों होता है ऐसा मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन जनरली यही होता है कि जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां पर आपकी ईगो जो होती है वो सेपरेट हो जाती है आपसे, और आप उसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखने लगते हो, तो फिर वो इस टाइप की आप बुक्स ऐसी पढ़ोगे जहां पर स्पिरिचुअलिटी की, जहां पर ईगो को सबसे बड़ा एनिमी बोला जाता है कि भाई ईगो से बड़ा एनिमी कोई नहीं है। एंड आई एम making this video so that I can take you further to the next step of it. तो मेजोरिटी ऑफ द लोग जो होते हैं वो ईगो की जो संघर्ष है, मतलब ईगो से जो संघर्ष है उसी में लग जाते हैं, और एंड इट डिस्ट्रॉयज द, और इट इन अ वे वी कैन से कि वो जो एक आपका जो स्पिरिचुअल पाथ होता है वो उसमें एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस जो है, बहुत बड़ा जो सुपर विलेन होता है उसकी तरह वो वहां पर आ जाता है, एंड यू स्टार्ट ट्राइंग एवरीथिंग। आप हर चीज ट्राई करने लगते हो जो कि अलग अलग मास्टर्स ने बता रखी है, एंड यू ट्राई टू डिमिनिश इट, एंड इट बिकेम यूर वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी। और अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो आपको आगे की वीडियो देखनी चाहिए। वी आर ऑलमोस्ट 4 मिनट्स इन। मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेके अब मुझे इस टॉपिक को थोड़ा सा स्लोली इसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी तक रुक गए हो तो अब आप आगे भी देखोगे। अगर आप अभी तक नहीं रुके हो तो ऑब्वियस है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको या तो समझ ही नहीं है, जो भी है वट एवर द रीज़न, और या फिर अभी आपका मतलब वो टाइम नहीं आया है जहाँ पर आप इसमें जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको फर्दर कर सको। क्योंकि लड़ोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, क्योंकि ईगो के साथ लड़ना तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्योंकि अब ये जो बात है, क्योंकि आप यहाँ तक अगर रुक गए हो, 4 मिनट आपने वीडियो देख ली है, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जो
एक बहुत बड़ा जो एक क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है वो रिवील करता हूँ, और मैं यहाँ पर एज़ अ प्रैक्टिशनर मैं आपको बताता हूँ कि अ, फाइटिंग विद ईगो इज़ लाइक फाइटिंग विद योर शैडो। फाइटिंग विद योर ईगो इज़ लाइक फाइटिंग विद योर शैडो। तो कैन यू एवर डिफीट योर शैडो? आप जस्ट सोचिए कि क्या आप अपनी शैडो को कभी डिफीट कर सकते हो? तो शैडो बॉक्सिंग करते हैं ना, संजय दत्त शैडो बॉक्सिंग करता था, वैसे ही आप शैडो बॉक्सिंग कर रहे हो। अगर आप अपने ईगो से लड़ रहे हो तो आप शैडो बॉक्सिंग कर रहे हो, और वो शैडो बॉक्सिंग में आप कह रहे हो आपने बड़े अच्छे मूव मारे, वो अच्छे मूव मार रहा है, और आप कह रहे हो भाई ये तो इतना खतरनाक है, ये इसको तो सारे मेरे पैतरे पता है। आपको ये नहीं पता कि आप शैडो बॉक्सिंग कर रहे हो। वही पैतरे जो आप उसके ऊपर मार रहे हो, वही पैतरा फिर आपके ऊपर वो उल्टा मार रहा है, और आपका दिमाग सन्न कह रहा है कि भाई ये तो मैंने मारा और ये इसने उसका, और आपको उसका जवाब लग रहा है कि भाई ये तो अच्छे से तो बड़ा खतरनाक जवाब दे दिया, इसने तो मुझे और फंसा दिया, एंड यू आर ट्राइंग इवन हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। अब एक पॉइंट आता है कि अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो मतलब एक दो रास्ते आपके पास खुलते हैं। तो एक तो ये है कि आप यार हार हार मान लो, अब वो यार मुझसे ना हो पाएगा, एंड यू स्टार्ट टू जस्ट फॉरगेट, try to forget about all these things or all this spirituality nonsense। क्योंकि अब और क्या उसका जस्टिफिकेशन आप दोगे कि भाई कैसे मैं उसको आगे फर्दर करूं। एंड सेकंड वन इज दैट आप उसमें और ज्यादा कि भाई उसको इस दुश्मन को लड़ने के लिए अब आप साधन बटोरने लग गए कि चलो कोई साधना कर लेते हैं, कोई कहीं पर बाबा के पास चले जाते हैं, किसी कहीं 10 दिन का कोर्स कर लेते हैं, एडवांस कोर्स कर लेते हैं, कहीं बैठ के कोई हमें ऐसा ही मिल जाए जो हमें सब बता दे, और उसके साथ मेडिटेशन करके कुछ ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्ति हो जाए, और ठीक है। अब उसके लिए भी फिर क्या होता है कि भाई देयर आर मेथड टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम दैट question that you need to ask, and the question is ego is in even your enemy? क्योंकि ये आप लड़ते तो रहोगे, लेकिन आप कभी ये सवाल नहीं करोगे कि क्या सचमुच में ईगो मेरा एनिमी है। अगर आप ये सवाल कर देते, आपके दिमाग में आ जाता, तो धीरे धीरे रास्ते खुलते, और वो अपने आप ही यू मस्ट, वो आप जो फंसे हुए थे जहां पर बवंडर में, आप उससे बाहर निकलने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे क्योंकि आपको लगता है कि इट इज अ, क्योंकि हर कोई जब बोल रहा है कि भाई ईगो से बड़ा दुश्मन नहीं है, उसको तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और उसको खत्म करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो कैसे खत्म हो सकता है? जब बड़े बड़े साधु संत 50 साल 40 साल बैठ के गुफाओं के अंदर उसको ईगो को खत्म नहीं कर पाए, तो हम कैसे कर लेंगे? और ये जेन्युइन क्वेश्चन है, और डिस्ट्रस्टिंग भी क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आप उस रियलाइजेशन तक आए भी हो कि क्या ईगो मेरा एनिमी भी है, लेकिन आपको रीजनिंग नहीं मिल पा रही है। रीजनिंग क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो एनिमी की तरह है, और आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो अगर भाई बिहेव, जब इफ इट वॉक्स लाइक अ डक, इट टॉक्स लाइक अ डक, देन इट इज अ डक, जो ये कॉन्सेप्ट है, जो फिजिकल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आप इस ईगो के साथ भी लगा रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि नहीं भाई ये तो, अगर है ऐसा, अगर दुश्मन लग रहा है तो दुश्मन होगा। और अगर कभी आपके माइंड में वो एक जो डाउट है कि ईगो हमारा दुश्मन नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे कि भाई जो भी डाउट होता है उसका तो भाई फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, और फिर मैं उस क्वेश्चन को भूल जाता हूँ, क्योंकि वो कुछ मोमेंट के लिए आएगा और फिर आप भूल जाओगे, और आप कहोगे नहीं यार ये तो दुश्मन है, कुछ तरीके ढूंढते हैं इसको, कोई साधना करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई योगा करते हैं, ताकि इसको किसी तरीके से वो करा जा सके। तो मेरे साथ जो हुआ था कि आई वाज, क्योंकि अब यही होता है कि जब आप अटेंशन में होते हो, तो फिर जब आप इस पॉइंट में पहुंच जाते हो, जब आप ईगो और आई को सेपरेट अंडरस्टैंड कर सकते हो, या देख सकते हो कि भाई ईगो एंड आई, ईगो इज समथिंग डिफरेंट,
तो उस पॉइंट में फिर आप यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज, बुद्धिज्म एंड वो। तो मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, अब मुझे याद नहीं है, बट he was from Tibetan school of thought, तो he said कि it is impossible, क्योंकि उससे पहले जो था कि ईगो डिस्ट्रॉय करना ही सबसे बड़ी वो थी, कहते हैं एक एबिलिटी थी, मतलब ईगो डिस्ट्रॉय करना सबसे बड़ी बात थी। और फिर उसने बोला कि भाई फिर उन्होंने एक बात बोली कि गौतम बुद्ध ने खुद बोला कि भाई ये जो ईगो डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है, बट यू हैव टू ट्राई। अब वो उनका इंटरप्रिटेशन रहा होगा, बट अब मेरे फिर जब मैंने ये बात सुनी कि भाई ईगो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो मैंने फिर अनबायसली उसको सोचने की कोशिश करी, उसको समझने की कोशिश करी। आई पुट माई होल अटेंशन ऑन माई ईगो, मेरा पूरा अटेंशन ईगो में चला गया, मैं उससे लड़ना मैंने उससे बंद कर दिया, एंड आई जस्ट स्टार्ट टू ऑब्जर्व कि वो ईगो करता क्या है, वो मूवमेंट क्या करता है। अब नाउ आई विल टेल यू व्हाट ईगो एक्चुअली इज। ठीक है, ईगो जो होता है, एंड देयर इज अ स्टोरी, चलिए फॉर वो बात करते हैं कि इसमें फिर एक जो गणेश जी की स्टोरी है, वो आगे चल के जो गणेश जी की कैसे आपको, अगर आपको ये शिव पुराण में पढ़ा होगा, तो शिव पुराण में एक स्टोरी है जिसमें गणेश जी जब माता पार्वती जो है गणेश जी को आकृति देके उनको जिंदा करती है, उनको अपनी लाइफ देती है, तो उसके बाद फिर वो पहरा देते हैं पार्वती माता को, और फिर शिव जी आते हैं और शिव जी उनको बिहेड कर देते हैं, एंड देन पार्वती माँ गेट वेरी अपसेट एंड सी wants to, मतलब उनके जो वो इतनी अपसेट हो जाती है कि वर्ल्ड वाज अबाउट टू बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एक हाथी को ढूंढते हैं कि भाई कोई जो आपको पहला आदमी मिलेगा उससे मांग लेना उसके गर्दन, और वो एक हाथी रहता है, बहुत वाइज हाथी रहता है, और फिर उसकी जो हेड को सेवर करके गणेश जी में लगा दिया जाता है, और देन गणेश जी दैट वी ऑल नो come into existence, and I will not tell you the concept कि आखिर क्या है, बट क्योंकि ये खुद जानने की बात है, आगे समझ आप जब आप इसको समझोगे पूरी तरीके से ईगो को, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। व्हाट आई वांट टू से दैट दिस इज द स्टोरी अबाउट ईगो। तो गणेश जी की जो स्टोरी है, ये दिस इज अ स्टोरी अबाउट ईगो, एंड जस्ट बेयर विद मी, वंस यू अंडरस्टैंड ईगो द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी टू, कि भाई इस स्टोरी से क्या लिंक है ईगो का। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं उसको कंप्लीट नहीं करना चाहता हूँ, वो थॉट अपने आप जब जिस दिन समझ में आएगा उस दिन आपको अपने आप ही वो क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर उसके में फिर चलो मैं एक और एडिशन दे देता हूँ कि जब भी जो साइकेडेलिक लेके जब लोग जनरली जो वो करते हैं, साइकेडेलिक करके जब जो साइकेडेलिक में जब उनको पहला ट्रिप होता है, असली जो ट्रिप होता है, तो दे यूजुअली जो विच इज जिसको रियल डीएमटी ट्रिप बोलते हैं, जो जब रियल डीएमटी ट्रिप होता है, तो फर्स्ट इमेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल सी या रिमेम्बर्स सीइंग इज ऑफ लॉर्ड गणेशा। अब वो दो तीन चीजें ही अलग अलग हैं, बट यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ईगो के बारे में। ईगो है क्या? देखिए, अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा जाए तो ईगो इज योर इंटरफेस। ईगो कब जनरेट होता है? ईगो जनरेट होता है हार्ट में। जब आपकी बॉडी होती है, जब फिजिकल बॉडी आती है, तो जो एम्ब्रियो जब बन जाता है, तो पहली चीज क्या फॉर्म होती है? हार्ट फॉर्म होता है सबसे पहले। तो जब वो जब फर्टिलाइजेशन पूरा होता है, तो फर्टिलाइजेशन के 7 वीक्स के बाद आपको पहली विजिबल हार्ट बीट सुनाई देती है, जो कि अल्ट्रासाउंड में आप सुन सकते हो। तो वो जो
जिस मोमेंट जब वो हार्ट जनरेट होता है, तब हम बोलते हैं कि भाई, कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो अब सक्सेसफुली इम्प्लांट हो गया है। तो वो जो हार्ट बीट है, जो हार्ट बीट कर रहा है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ ईगो। ईगो उस पॉइंट में जनरेट हो जाती है। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ईगो इज मोस्टली फिजिकल। तो ईगो क्या करता है? ईगो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो बॉडी को क्रिएट कर रहा है। उसमें उंगलियां निकल रही हैं, आपकी हाथ पैर निकल रहे हैं, आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। वो ऑर्गन्स को डेवलप भी कर रहा है, और वो अपना डेवलप भी कर रहा है बॉडी को, और अपना भी डेवलप हो रहा है। तो ईगो वो प्राइमरी सॉफ्टवेयर है जिससे बॉडी चलती है। अब ईगो क्या है? एक इंटरफेस है, क्योंकि आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो अटेंशन जहां से आ रहा है वो कॉन्शियसनेस से आ रहा है। कॉन्शियसनेस जो है, जो अटेंशन है, वो ईगो के साथ, ईगो के थ्रू जो है वो एक्सपीरियंस कर रही, जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जो एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं ना, हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या मैं हूं, जो ये फीलिंग है कि आई एग्जिस्ट, ये फीलिंग जहां से भी आ रही है, मतलब जो भी है, ये इट इज सेपरेट फ्रॉम बॉडी, इट इज सेपरेट फ्रॉम अवर माइंड। तो जो माइंड है, माइंड के और बॉडी के जो माइंड जो है वो क्या है? वो आपकी बॉडी और आपकी आई के बीच का इंटरफेस है। तो उसकी एक अपनी कंप्लीट एक कैरेक्टर है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को उसने क्रिएट भी किया है, उसके साथ वो डेवलप भी हुआ है, और उसके साथ जो है वो उसने पूरी बॉडी को फंक्शन करना सिखाया। आपके हाथ पैर अगर आप मूव कर पा रहे हो, तो वो सब उसने ही किया है। आप चल पा रहे हो, वो उसी ने ही किया है। आप स्विम कर पा रहे हो, आप उसी ने किया। आप सो रहे हो और आप सांस ले रहे हो, जब आप, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं आप कर रहे हो, वो सब जो एक्टिविटीज कर रहा है वो ईगो ही कर रहा है। अब जो, इसका मतलब ईगो क्या है? वो आपका माइंड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। एंड इवन दैट विच इज ऑटोनॉमस, वो भी ईगो का ही हिस्सा है। ईगो का जो इंटरफेस है वो तीनों पॉइंट में काम करता है। लेकिन हमारा जो एक्सेस होता है वो मोस्टली कॉन्शियस में होता है, थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस में होता है, और ऑलमोस्ट निल जो होता है ऑटोनोमस में होता है। बहुत रेयरली, मैंने आज तक नहीं देखा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन देयर आर स्टोरीज की पीपल वेयर एबल टू हैव दैट सिस्टम वेयर दे कुड कंट्रोल देयर ऑटोनोमस सिस्टम, जहां पर उन्होंने अपना डाइजेशन रोक दिया, या डाइजेशन बढ़ा दिया, या उन्होंने अपना हार्ट बीट रोक दिया, ठीक है, या अपने जो भी फंक्शंस है, बॉडी फंक्शंस को उन्होंने बहुत हद तक इम्पीड कर दिया, यानी कि हमारे जो ऑटोनोमस फंक्शंस हैं उनको उसने कंट्रोल कर दिया। तो अब स्टोरीज तो सुनिए, मैंने अब देखा तो नहीं है किसी को ऐसा होता हुआ। अब हो सकता है, ऑब्वियस है कि अगर सॉफ्टवेयर की बात करे जाए तो भाई मैं सॉफ्टवेयर में जाके मैं कर तो सकता ही हूँ, तो टेक्निकली तो पॉसिबल है, लेकिन फिजिकली वैसे पॉसिबल है कि नहीं है, दैट इज डिफरेंट, कि वेदर इट इज पॉसिबल, possible, it is a possibility for a human or not, that is a different thing। लेकिन फिजिकली वो पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, हो सकता है ऐसा हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये तो होता ही है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि होता ही नहीं है, लेकिन फिजिकली मैं, जो मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये मानता है कि हाँ, इट इज फिजिकली पॉसिबल। ऐसा नहीं कि इट इज नॉट समथिंग इम्पॉसिबल। वो टाइम ट्रेवल नहीं है, वैसे टाइम ट्रेवल भी होता ही है, मतलब एक हद तक हो ही सकता है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज हियर। तो अब वो ईगो जो है उसका, वो बॉडी में फंक्शनिंग है, उसकी एक प्रैक्टिकलिटी है, वो इंटरफेस है तुम्हारा। वो मोबाइल में जो इंटरनेट है, जो तुम देख रहे हो और जो आप हो, उसके बीच में आपको मोबाइल के अंदर एक एंड्रॉइड का एप्लीकेशन चाहिए भाई। उसके बिना काम नहीं चल सकता। आप ये नहीं बोल सकते यार ये जो एंड्रॉइड का एप्लीकेशन है, ये मेरा जो वो है, मतलब ये जो जो मेरा इंटरनेट है, ये इंटरनेट को मेरे तक आने से रोक रहा है। तो वैसे ही आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो ईगो है ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, या ये मेरे लिए एक हिंड्रेंस है। ये आपकी हिंड्रेंस नहीं है, इट इज देयर,
एंड यू आर द वन हु इज बीइंग यूजिंग इट फॉर सो लॉन्ग। जब आप अटेंशन करते थे, जो आपने कुछ भी जो सीखा है भाई, आपने जो अटेंशन जो प्रोजेक्ट होता है कहीं पर भी, वो अटेंशन प्रोजेक्ट भी तो ईगो के थ्रू ही होता है। अगर ईगो ही नहीं होती तो आप अटेंशन कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, आप इस बॉडी को कंट्रोल कैसे करते हैं अगर ईगो ही नहीं होती आपके पास तो। इसलिए बोलते हैं कि भाई ईगो को खत्म कर पाना, आप हाँ उसको कुछ टाइम के लिए डिमिनिश करके इतना डिमिनिश कर सकते हो कि वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंशियल हो जाए, लेकिन उस मोमेंट में आप फिर अपने फिजिकल बॉडी को एक्टिवेट थोड़ा ना कर, आप अपने हाथ पैरों को मूव थोड़ा ना कर सकते हो। एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड तुरिया। तुरिया में आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो डायरेक्ट होता है। तो वो तो अगर अब वो एक्सपीरियंस करोगे तो वहां पर आप फिजिकल बॉडी को थोड़ा ना यूज कर पाओगे। तो फिजिकल जब भी तुरिया अचीव होगी, अब जनरली अगर आप देखोगे तो इंडिया में बोलते हैं कि समाधि मिल गई। समाधि मतलब तुरिया। तो स्टेट ऑफ तुरिया इज आल्सो नोन एज समाधि। तो अब हम बोलते हैं कि जब कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं उसको समाधि मिल गई, कोई बाबा या कुछ वो मर जाता है तो हम बोलते हैं कि उनको समाधि मिल गई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई समाधि तो तभी मिल सकती है, यानी कि आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो तभी कर सकते हो जब फिजिकल बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी को आप उस मोमेंट में यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं तुरिया में बैठ जाऊं और मैं फिजिकल बॉडी को यूज करना चाहूं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईगो ही है जो इसको इंटरफेस में ला रहा है, जो इसको मूवमेंट में ला रहा है। तो आपने अब आप तुरिया स्टेट में पहुंच सकते हो नहीं पहुंच सकते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हर किसी को जो स्पिरिचुअलिटी में यहां तक बढ़ चुका है वो ऑब्वियस है कि वो तुरिया को एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि अगर फिजिकली देखा जाए तो क्या वो तुम्हारा दुश्मन है एक्चुअली में? वो आपका एनिमी नहीं है भैया, वो उसका तो काम है, वो अपना फंक्शन कर रहा है और आपके अटेंशन से ही वो सीखा है। जो भी उसने सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, गाड़ी चलानी सीखी है, तो आपने जब अटेंशन इस बॉडी को दिया, इसके हैंड मूवमेंट को, और आपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन करवाया उससे, उसी को तो उसने सबकॉन्शियस माइंड में ड्राइविंग स्किल की तरह कन्वर्ट किया। या जो आपने ए आ ब सी डी बोला बचपन में जब आप थे, तो वो जब आपने उसमें फोकस किया, जब आपने अपना अटेंशन जब उन वर्ड्स, मुंह के जो साउंड के जो मूवमेंट है, साउंड का जो क्रिएशन है, उसमें जब आपने फोकस लगाया तो आपने लैंग्वेज सीखी ना। तो अगर अटेंशन आपके पास अगर ईगो ही नहीं होता तो आप कैसे कहते हैं सीखते, सीख ही नहीं सकते थे। Therefore it is essential, ego is essential for you to experience this physical world। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ईगो, आप जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में हो, इस आपके लिए वो एनिमी नहीं है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड, जब मैं बोलता हूं अंडरस्टैंड का मतलब, तो यू शुड अंडरस्टैंड की अंडरस्टैंड not understand in a way we understand physics, chemistry or maths or any subject for that matter। उसको भी हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है हमारे लिए जो टर्म यूज होता है, द बेटर वर्ड इज व्हेन यू रियलाइज इट। क्योंकि अंडरस्टैंड तो हम अगर हम एकेडमिक लैंग्वेज में बोले तो अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि मैंने आपको कुछ बताया और आपने उसको रेप्लिकेट कर दिया डिफरेंट सिनेरियो में, तो हम बोल देंगे कि भाई यू हैव अंडरस्टूड दैट टॉपिक। तो यहां पर मैं ये वाला अंडरस्टैंड नहीं कह रहा हूं आप, क्योंकि ये चीज कैसे आप उसको लाओगे कहते हैं प्रैक्टिस में, क्योंकि ये इसमें कुछ प्रैक्टिस करने जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो बस आपको एक इंफॉर्मेशन है अभी जो मैं आपको दे रहा हूं, और आप ठीक है आप उसको एब्जॉर्ब भी कर लो और याद भी रख लो, तो उससे आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ट्रूली अंडरस्टैंड जब आप करोगे तो जनरली क्या होगा कि आप उसको यूज कर पाओगे बेसिकली। अब क्योंकि ये सारा का सारा स्पिरिचुअल है या साइकोलॉजिकल है, जो भी आप उसको बोलना चाहो, या मेंटल है, जो भी आप उसको बोलना चाहो, तो जब भी आप उसको जब आप यूज कर पाओगे, आप उसको यूज कैसे करोगे भाई, यानी कि आप जब आप ईगो को, जब आप व्हेन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो है क्या, ईगो है क्या, तो दैट मीन्स इट विल नॉट रिमेन योर हिंडरेंस। तो देन जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बदल जाएगा।
एंड देन जो वो बदला हुआ ऑब्जेक्टिव होगा, मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या होगा। जब वो ऑब्वियसली जब अंडरस्टैंड करोगे तो अपने आप ही तुम्हें ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि क्या करना होता है हमें। अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उनके लिए नहीं, आप मैं बता के भी उसका कोई फायदा नहीं है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि देयर इज अ हैबिट फॉर आवर माइंड, क्योंकि ये चीजें नहीं बताई जाती है। इसको बताने का ना बताने का भी रीजन ये होता है कि हमारा माइंड जो होता है, मतलब हमारा ईगो जो होता है, कि हम उसको यूज करने लग जाते हैं बाय पुटिंग अटेंशन, कि भाई एक सिनेरियो बनाओ, सिनेरियो क्रिएट करो उसके लिए। तो ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, कोई भी नहीं बताता है, इवन द एडवांस मास्टर्स डू नॉट टेल यू टू डू दैट। बट नहीं एग्जैक्टली क्या करना होता है, बट यू विल अंडरस्टैंड वंस यू हैव एक्चुअली, यू विल नो व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, वंस यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूं, कि भाई एन ईगो आपका एनिमी नहीं है। जिस मोमेंट आप ये चीज अंडरस्टैंड कर जाओगे, या मैं बोलूं रियलाइज कर जाओगे, योर ऑब्जेक्टिव विल चेंज। एंड जो वो चेंज ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आप उसके ऊपर वर्क करने लगोगे। और दैट इज हाउ यू विल नो कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव अंडरस्टूड कि ईगो इज नॉट योर एनिमी। क्योंकि अभी जितने भी एविडेंस आपके पास हैं, वो यही पॉइंट करते हैं कि ईगो इज योर एनिमी। बट वंस यू हैव गॉन थ्रू दिस, जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, इस प्रोसेस को, या अंडरस्टैंड कर लोगे ईगो इज नॉट योर एनिमी, देन your objective will change. And once your objective change, then you can actually proceed with your spirituality. And that is what we need to do यहाँ पर। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब अब इसको कैसे हम अचीव करें, क्या हम अपने तरफ से क्या करें। तो इसमें कुछ चीजें हम कर सकते हैं। तो पहली चीज जो होती है कि वी नीड टू सेल्फ करेक्ट। मतलब पहले तो देखिए ऑब्वियस है कि वैसे तो ईगो तोड़ पाना ही अभी, जो ईगो और आई को जो तोड़ पाना है, वही बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए जो मेडिटेशन होती है, या जो किताब आपको पढ़नी चाहिए, वैसे तो 2 किताबें हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा। 2 किताबें क्या, 2 लोग हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जिन्होंने बहुत एक क्लियर मेथड बता रखा है उसको तोड़ने का। दैट इज रमनन महर्षि। अब उसमें कुछ पोर्शन जो है उनका, जो जो आसान वाला पोर्शन है, वो इसी के रिलेटेड है। उन्होंने तो पूरा, क्योंकि वो थे जो तुरिया में ही थे, मतलब वो उन्होंने उसको भी वो कर लिया था, मतलब तुरिया में वो हर वक्त तुरिया में बैठ सकते थे, तो उन्होंने उसको अचीव कर लिया था। तो अब वो तो फाइनल बॉस हुए हम सबके, जो हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकली, मतलब हम उसका करेंगे क्या, मतलब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, केवल वो एक हमारे तरीके से देखा जाए, मेरी तरफ से एक उससे देखा जाए तो क्या करेंगे वो तो हमारे ऊपर है। लेकिन वो एक तरीके से हमारे वो है कि भाई अच्छा ये चीज भी अचीव करी जा सकती है, कि वो उनका जो पर्पस था। क्योंकि देखिए इस दुनिया में हर किसी का कुछ ना कुछ पर्पज है, और उनका जो पर्पस था वो हमें ये बताना था कि देयर इज समथिंग बिगर टू अचीव। अब उन्होंने वो की भी ये स्टेट भी अचीव करी जा सकती है। लेकिन अब जो उनके बाद जो लोग तुरिया अचीव करेंगे, क्योंकि हर किसी ने नहीं करी है, मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी द मास्टर्स। क्योंकि वो सोसाइटी में फिर अब क्या करना पड़ेगा कि भाई उनको सोसाइटी में फंक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि करके तो दिखाना पड़ेगा कि भाई वो अचीव करके आप करोगे क्या। क्योंकि अभी वो तो बैठ गए, उन्होंने तो बस ये दिखाया कि भाई देखो ये अचीव करा जा सकता है, व्हाट दे डिड। ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जिन्होंने वो अचीव करा, और वो ये बताने के लिए उन्होंने अचीव करके बैठ गए वो बस। और उनके सामने फिर वो अपने आप ही चीजें होने लग गई, मतलब वो बस बैठे हुए हैं, एंड दे आर नॉट यूजिंग देयर फिजिकल बॉडी, बट विद that attention, with in that state they created world around them। अगर आप रमन महर्षि की कहानी सुनो, मैं अभी कुछ दिनों पहले ही
ऐसी में मैं उनके बारे में सोच रहा था रामानंद महर्षि जी के बारे में, तो मैं यही बोल रहा था कि पर्पस क्या है, कि क्या है? तो अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या, कुछ करना है ना, कुछ फिजिकली करना है। तो मैंने कहा कि अगर मैं वैसे सोचूं कि भाई एक आदमी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी है, वो दिन मेजोरिटी ऑफ द वो दिन में मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो अपनी तुरिया स्टेट में ही रहते थे। बहुत फ्यू टाइम वो आते थे और उससे भी बहुत कम टाइम में वो जो है लोगों से बात करते थे। तो जो उनके जो बुक्स रिटर्न है, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कभी होता था कि हफ्ते में, महीने में एक बार उनका मन कर जाता था, चलो यार ठीक है, वो बोलते थे, हाँ भाई तुम बहुत दिनों से बैठे हो, बताओ क्या क्वेश्चन है। वो आधा घंटा, पौन घंटा उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे। वो बैठे, फिर वो अपना दोबारा वो तुरिया स्टेट में चले जाते थे। तो वो आदमी जो है मेजोरिटी ऑफ द टाइम तुरिया स्टेट में रहता था, एंड विद दैट, और वो कहाँ करके वो एक अरुणाचलम, वो कहते हैं पहाड़ी थी एक, कहते हैं सूखी, मतलब एक हिस्टोरिकली बहुत मतलब अगर आप देखा जाए तो एक बहुत होली लैंड मानी जाती थी, बट इट इज, अगर आप वहां जाओगे तो बहुत खतरनाक जंगल, डरावना जंगल है वहां पर, और गर्मी है, और पता नहीं कितने तरीके के सांप वहां बैठे हुए रहते हैं, एंड पीपल जस्ट रीच देयर। वहां पर उनका आश्रम है, वो लोगों ने किताबें लिख दी, 100 लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो गई। उसके कहते हैं एआई में उन्होंने वीडियो भी बना दी है, और हम सुन भी ले रहे हैं उनको। तो अगर आप वैसे सोचा जाए कि इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, तो वो आदमी जो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक आदमी जो दिन भर भयंकर वो महीने भर वो कहते हैं सोया रहता है, सोया ही है, अब तुरिया में है तो कुछ कर तो नहीं पा रहा, बॉडी तो मूव नहीं कर पा रही, उसकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती, कभी-कभी इधर-उधर हिलता था आज से 100 साल पहले, और कहते हैं 100 साल पहले हिलता था, और कहते हैं उसने भयंकर ये सब कर दिया, इतनी किताबें लिखवा दी, और ये हो गया, वो हो गया, और आज हम उनके जो वो हैं, मतलब फॉलोवर्स हैं, हम उनकी अनुयायी हैं, हम उनकी वो सुन रहे हैं। तो अगर उस, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बोला हो कि नहीं तुम मेरे लिए ये बनाओ या वो बनाओ, वो बैठे हुए थे, लोगों ने अपने आप ही बनाते गए, आश्रम भी बन गए, ये सब ट्रस्ट बन गया, पता नहीं क्या-क्या बन गया, एंड ही वाज जस्ट सिटिंग इन द तुरिया स्टेट। तो अब वो जो कॉन्शियसनेस की जो पावर है, अब उसको मैं उसको डिफाइन करूँ कि वो क्या कर रहे थे, और वो क्या इंडिकेट कर रहे थे। तो अगर अगर ऐसा मूवमेंट होता है, तो अगर ऐसे अगर बहुत सारे बन जाएँ, पूरी दुनिया में ऐसे हज़ारों, लाखों कहते हैं सेंटर बन जाएँ, जहाँ पर जो मतलब ऐसे कॉन्शियस बीइंग्स आ जाएँ, जो पूरे अपने चारों ओर जस्ट बीइंग सिटिंग देयर, अगर वो मूवमेंट ला दें, तो कितना बड़ा आंदोलन या कितना बड़ा चेंज क्रिएट किया जा सकता है। तो आई एम जस्ट नाउ अंडरस्टैंडिंग कि वो बेसिक जो उनका जो बात थी कि ऑब्जेक्टिव क्या है तुरिया को अचीव करने का, क्योंकि पहले मुझे ये भी नहीं लगता मैं कि क्या मतलब तुरिया ठीक है अचीव कर तो लोगे, जब मैंने ईगो और ये सबको समझा, मैंने कहा भाई जब ईगो हमारे लिए एसेंशियल है, तो तुरिया कैसे अचीव करके हमें मिलेगा क्या। एंड देन आई थॉट कि भाई जो वो आदमी, एक आदमी बस जो दिन भर तुरिया में बैठा हुआ है, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए वो आ रहा है और तब बात कर रहा है, कभी कभी उसने बोल दिया, एंड he has such a huge impact in the society। तो इट कैन नॉट, यू कैन नॉट से कि भाई वो स्टेट का कोई एडवांटेज नहीं है, या डेफिनेटली देयर इज समथिंग, और हर किसी के लिए वो अलग एक अगर हर कोई अगर उस स्टेट में होगा, तो द वट विल हैपन कैन नॉट बी, क्योंकि इट विल बी समथिंग विच इज अनप्रेसिडेंटेड। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है वो, कि सबके अगर सब उस स्टेट को अचीव कर लें तो क्या होगा। हम, क्योंकि हम उससे परेशान हो जाते हैं ना कि क्या होगा, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम इसलिए नहीं सोच पा रहे क्योंकि वो कभी हुआ ही नहीं है, कभी अभी तक हुआ ही नहीं है, इसलिए हम उसको सोच नहीं पा रहे हैं। इट विल बी समथिंग बिल्कुल विच विल बी कंप्लीटली न्यू, विच विल बी बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस। हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम इसलिए इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि वो हुआ भी नहीं है, या हमने सोचा भी नहीं है उस पॉसिबिलिटी को, मतलब वो पॉसिबिलिटी है जो पहुंच सकते हैं, या वी आर नॉट कैपेबल इनफ, या वी आर नॉट अवेयर इनफ, या वी आर नॉट we can say equipped enough to understand that or comprehend what can happen with that। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा आगे की बात कर दी है, बट अभी जो अगर आप, अभी कितने हो गए,
35 मिनट हो गए, तो अगर आप अभी तक टिके हुए हो इस वीडियो में, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है पूरी तरीके से, एंड यू आर अंडरस्टैंड, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। So what you need to do, you have to first accept that ego is not your enemy. Why ego is not your enemy? Because ego is something which drives your body, and ego is essential for the basic functioning. अगर आपको मूवमेंट करना है बॉडी का, तो उसके बिना उसको दुश्मन मान के, and it is through your attention that it has been created. So it is just your humble servant. Don't see him or see it as your enemy. वंस यू स्टॉप सीइंग इट एज योर एनिमी, क्योंकि वो किक बॉक्सिंग हो रही है ना, वहां पर वो शैडो बॉक्सिंग हो रही है। आप जो करोगे, आप उसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपका करेगा, वो ही इज अ हम्बल सर्वेंट। अब इसमें भी, अब यहाँ पर जो जो भक्त और देवता का जो कॉन्सेप्ट है, कि भक्त और होता है ना कि आराध्य और भक्त का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है ईगो इज द भक्त एंड कॉन्शियसनेस इज द आराध्य, जिसकी पूजा होती है। तो आप ईगो को, ईगो का काम नहीं है, ईगो कुछ नहीं करता, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो करेगा, वो उसका वो उसका कर्तव्य है। तो बस क्या है, अटेंशन देना है उसको। अब जैसे आप अटेंशन दोगे, वो अपने आप ही आपके लिए फंक्शन करने लग जाएगा। करता है ना भाई, आप उसको गाड़ी चलाना, आप गाड़ी चलाना सीखते हो, पहले मेहनत करते हो, बड़ी गाड़ी चलाने होती नहीं, दिन भर मतलब ऐसा दिमाग पसीना निकला हुआ होता है, ऐसा टेंशन देना पड़ता है कि शुरुआत में कि आदमी की हवैयां उतरी हुई होती है, लेकिन जब एक बार आप वो सफिशिएंट टाइम दे देते हो, सफिशिएंट उसको वो डेटा दे देते हो, तो उसके बाद वो अपने आप ही चलने लग जाता है। कुछ दिन, एक दिन ऐसा होता है कि भाई आप गाड़ी चला रहे थे, आप पहुंच जाते हो अपने लोकेशन में, और आप सोचते हो यार मैं पहुंचा कैसे। पहली बार जब होता है, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझे गाड़ी चलानी आ गई, या मुझे बाइक चलानी आ गई, या मुझे साइकिल चलाने आ गई। जब आप बिना सोचे समझे, जब पहली बार आप पहुंच जाते हो अपने डेस्टिनेशन में, और आप सोचते हैं यार मैं यहाँ पहुंचा कैसे, क्योंकि आपने कॉन्शियसली कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही वो आपका बॉडी जो है अपने आप ही मूव करती रही, और जब आप पहुंचते तब आपको रियलाइज होता है अच्छा यार मुझे अब आ गया। ऐसी गिटार सीखते हो, तो गिटार सीखने में क्या होता है कि भाई एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिस दिन आप अपने आप ही, आपके जो उंगलियां होती है वो अपने आप ही मूव करने लग जाती हैं, अपने आप ही कॉर्ड बजाने लग, कॉर्ड में अपने आप ही प्लेस होने लग जाती हैं, आपका हैंड अपने आप ही स्ट्रमिंग करने लग जाता है, एंड यू स्टार्ट सीइंग अच्छा अरे यार ये तो अपने आप ही हो रहा है, एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा अब मुझे आ गया है। यही म्यूजिक के साथ है, ये हर चीज जो भी आप स्किल सीखते हो उसके साथ ये होता है। और वो जो रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइजेशन किस चीज का रियलाइजेशन है, जब आप अटेंशन अपना लाते हो और आप देखते हो कि भाई ये तो जो मैं कर रहा था, ये तो मेरे अटेंशन के बिना हो गया, और उस दिन आपको समझ में आता है कि आप वो चीज सीख गए हो। तो वो करा किसने, वो ईगो ने किया आपकी। अगर ईगो नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता, अगर वैसे सोचा जाए तो फिर टेक्निकली, तो आपको हर वक्त अटेंशन में रहना पड़ता। लेकिन उसको ट्रांसलेट कैसे करते, ट्रांसलेशन का कोई मोड ही नहीं था। आप हर एक पॉइंट में, हर एक हाथ में, हर एक उसमें थोड़ा ना आप हर वक्त वो कर सकते हो। देयर टू मच इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग। तो आप कितना अटेंशन, किसमें कितना, हर में बराबर अटेंशन कैसे दोगे आप, उतनी एबिलिटी नहीं है आपके अंदर। एंड दैट इज व्हाट इट इज। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन चीज है। जिस दिन अंडरस्टैंड कर जाओगे इसको पूरी तरीके से, देयर विल बी अ वेरी significant shift in your perception, very significant shift in your way you look into this world। और जो कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक लगते थे कि यार ये क्या है, तो वो अपने आप ही अनफोल्ड होने लग जाएंगे, एंड देयर विल बी अनदर डायमेंशन ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू विल बी एक्सपीरियंसिंग। एंड इसमें भी फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज नॉट समथिंग, जैसे वो है वो नॉर्मल चीज ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ ऐसा कुछ बड़ा चीज हो रही है कि आप कह रहे हो कि भाई पता नहीं क्या हो गया। इट इज समथिंग, इट इज ऐसा कुछ नहीं, कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन
व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि कि पहले क्या तुम एक्सपीरियंस कर रहे थे और आज तुम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब वो कंपैरिजन आप करोगे तब आपको लगेगा कि तब तो आपको लगेगा कि आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुंच गए। तो just and try to understand what ego is, फोकस ऑन योर ईगो। अब आप उस पॉइंट में पहुंच चुके हो, तो अब आपको उसको एनिमी की तरह नहीं देखना, उससे डरना नहीं है, उसको उससे लड़ना नहीं है, अब उसमें फोकस करना है। ईगो को सेपरेट करके उसको फोकस करो और फोकस करके देखो कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है, क्या है वो। एंड जब आप उसको फोकस करोगे तो इट विल रिवील इटसेल्फ कि वो है क्या चीज। एंड व्हेन इट विल रिवील इटसेल्फ, देन द नेक्स्ट स्टेज विल बिगिन फॉर यू। ये वीडियो देख लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।